ऐसे तो हमने अभी एवी में देखा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर क्या कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो ऐसे 3 काम जो 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने जरूरी समझे शिक्षा के क्षेत्र में और वो पूरे कर लिए गए। देखिए, जहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन से मिनिस्टर हूँ, जब से योगी जी, मैं थोड़ा सा और भी बताना चाहूँगा आपको, जिससे मालूम पड़े कि गिलास पूरा खाली था, आधा भर चुका है। पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। इससे पहले की जो सरकारें थीं जिन्होंने ये कहकर उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बंटाढार किया कि देश की तरुणाई को ये कहा कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको नकल का अधिकार देंगे। ये दुर्भाग्य कहना चाहिए था उत्तर प्रदेश का। ऐसी सरकार मिली, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन योगी जी की सरकार में हुए। योगी 1 में उस पूरी चरमराती व्यवस्था को पटरी पर लाए और योगी 2 में पटरी पर तेज गति से दौड़ रही है। आज उत्तर प्रदेश में आप कल्पना कर सकते हैं कि 70 साल से ऊपर देश को आज़ादी को हो गया, हर कमिश्नरी में सरकारी विश्वविद्यालय ना होना, एक भी विश्वविद्यालय रैंकिंग में ना होना। तो ये सब जो हमारे योगी जी 2 में आए हैं, बाद में आप डिटेलिंग में पूछेंगे भी मुझसे, तो वो सब उत्तर प्रदेश में हुए। नई नीतियाँ बनी शिक्षा के विकास के लिए और शिक्षकों के विकास के लिए, शिक्षार्थियों के विकास के लिए। नई यूनिवर्सिटीज़ आई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटी आई। तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है उत्तर प्रदेश में। आपने कहा कि पिछली सरकारों में क्या होता था, और समाजवादी पार्टी की आपने बात की कि नकल खुलेआम होती थी, बल्कि एक अधिकार के तौर पर छात्र छात्राओं को नकल राइट था। आपकी सरकार में सर नकल नहीं है तो पेपर लीक है, ऐसा आरोप लगता रहा। कभी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है, कभी कोई परीक्षा लीक हो जाती है। जब से मैं आया हूँ एक पेपर लीक हुआ था सिर्फ। मेरे आते ही जी। क्योंकि पिछले बार पेपर लीक होते रहते थे। जैसे ही पेपर लीक हुआ, आई वॉज ऑन द वे, मैं करौली से लौट रहा था आगरा के लिए, तो मैंने तुरंत उसको मैनेज किया कि क्या मामला है। फिर पूरे उसमें पोल देखी कहाँ से लीक होता है, पूरे सिस्टम को विदिन 2 डेज टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक भी पेपर हायर एजुकेशन में लीक नहीं हुआ है। 2024 का मामला है सर, पुलिस भर्ती परीक्षा। हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप अपने हाँ। आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा की जब बात करते हैं, पर्चा कोई भी लीक हो शिक्षा के लिहाज से वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार सिर्फ योगेंद्र जी की नहीं है, सरकार योगी जी की है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो ये पूरी सरकार का एक फर्ज होना चाहिए कि कोई पेपर लीक ना हो, किसी तरह की कोई नकल ना हो। शिक्षा को लेकर के आप जब प्रतिबद्ध हैं तो पूरी तरह से प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जब हायर एजुकेशन में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, उसी और अन्य जो भी विधाएं हैं वो बढ़ रही हैं। जो भी माध्यमिक शिक्षा हो, बेसिक एजुकेशन हो या प्राविधिक एजुकेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हो, उनको भी ऐसा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का गठन हुआ। पहले अलग अलग शिक्षा आयोग थे और उसमें एक रूपता नहीं थी, पारदर्शिता नहीं थी, विसंगतियां थी। इसलिए योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का गठन हुआ है और उसमें आयोग के अंदर परीक्षाएं होंगी। हो सके रह जाता है। चलिए, पेपर लीक का मामला हुआ, इसके अलावा भी हम अक्सर खबरों में पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, और मैं तो खुद प्रस्तुत भी करता हूं ऐसी खबरें। शिक्षक नाराज हैं उत्तर प्रदेश के, मिड डे मील में खामियां मिलती हैं। ये आमतौर पर पूरे देश के हर कोने से खबर आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी राज एक मॉडल है पूरे देश के लिए, बाकी राज्यों के लिए। जब भी हम किसी भी मसले, किसी भी समस्या, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, किसी भी अंग की हम बात कर लें, तो हम कहते हैं योगी मॉडल क्यों नहीं लागू कर दिया जाता, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कोई और राज्य हो। तो आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी एक योगी मॉडल होना चाहिए जो मिसाल बने? नहीं, योगी मॉडल शिक्षा के क्षेत्र में बन रहा है। जैसे मैं हायर एजुकेशन की आपको बात बता दूं कि हायर एजुकेशन में उत्तर प्रदेश की तरफ कैसे लोग देख रहे हैं। सुधार और प्रसार दोनों की दृष्टि से बताऊं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में
एक भी विश्वविद्यालय किसी रैंकिंग में नहीं था। बी में या बी प्लस में हो तो मुझे जानकारी नहीं है ज़्यादा, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में एक भी नहीं था। आज जो रैंकिंग सुधार हुआ है मैं आपको बता दूं, यूएस वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 2 गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय आ चुके हैं, इससे पहले एक भी नहीं था। यूएस एशिया रैंकिंग में 6 गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय आ चुके हैं, इससे पहले एक भी नहीं था। यूजीसी रैंकिंग ग्रेड 1 में 3 राजकीय विश्वविद्यालय। नेक रैंकिंग जो होती है उसमें ए डबल प्लस 6 राजकीय विश्वविद्यालय। ये सोचने की बात है कि राजकीय विश्वविद्यालय उनके कंपैरिजन में ज़्यादा है निजी विश्वविद्यालयों के। ए प्लस में 2 राजकीय विश्वविद्यालय और 7 निजी विश्वविद्यालय। ए रैंकिंग में 1 सरकारी विश्वविद्यालय, 4 निजी विश्वविद्यालय। बी प्लस में 3 सरकारी और 1 निजी। बी में 1 सरकारी 1 निजी। उत्तर प्रदेश के 7 उच्च स्तरीय संस्थाएं NIRF रैंकिंग में, इससे पहले कभी नहीं, एक भी नहीं था। और उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय इस समय हिंदुस्तान के प्रथम 100 विश्वविद्यालयों में हैं, इससे पहले 500 में थे। तो ये उत्तर प्रदेश में जो सुधार हुआ है ये योगी जी की देन है। और इसी तरह प्रसार की बात करें हम, तो प्रसार में जो उत्तर प्रदेश में लगभग 30 नए विश्वविद्यालय को LOI मिली है, निजी विश्वविद्यालयों को। मैंने जैसे बताया कि हिंदुस्तान की आज़ादी को 70 साल हो गए। 4 मंडल यानी कमिश्नरी ऐसी थी जहाँ विश्वविद्यालय थे ही नहीं। एक जो और सरकारें क्या चिंता करती थी, आज 8 नए सरकारी विश्वविद्यालय, आज 18 कमिश्नरी सरकारी विश्वविद्यालय से युक्त हो गई। 30 निजी विश्वविद्यालयों को LOI मिली, जिसमें से 20 को LOP मिल चुकी है, यानी संचालन का अधिकार मिल गया, वो चालू हो गई। जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, IIMT, JSS, ऐसे विश्वविद्यालय पहली बार उत्तर प्रदेश में आए हैं। क्योंकि योगी जी ने जो वातावरण दिया यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी ये उपलब्धि है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इन्वेस्टर्स आए। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनता जा रहा है। हम लोग अब विदेशी भी उत्तर प्रदेश में आए। गरीब छात्र विदेश पढ़ने नहीं जा सकता, और वहाँ के वो कोर्स जो विदेश पढ़ने जाते हैं बालक, वो यहाँ पर लाए जाएं। हमारे सरकारी विश्वविद्यालय में उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि यहाँ आप फैकल्टी खोलिए। जब यहाँ फैकल्टी खुलेंगी तो यहाँ का छात्र को यहीं पे एजुकेशन मिलेगी, और वो लोग जो बाहर जाते हैं उनका पैसा बचेगा, गरीब लोगों को मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनेगा। और इसका उदाहरण, एक उदाहरण काफ़ी है उसके लिए। लखनऊ विश्वविद्यालय में इससे पहले 80 योगी जी की सरकार से पहले 70-80 विदेशी छात्र हुआ करते थे। आज 800 से ऊपर विदेशी छात्र हैं। तो इस तरह उत्तर प्रदेश योगी जी के राज्य में उनकी जो मार्गदर्शन है उसमें जो हम लोग काम करते हैं, शिक्षा का हब बनता जा रहा है। आपने कहा 85 से विदेशी छात्रों की संख्या 800 के पार हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में विदेश में पढ़ने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। क्या सरकार अपनी योजनाएं ठीक से जनता के बीच ला नहीं पा रही, स्टूडेंट्स तक जा नहीं पा रही? इसकी क्या वजह? अभी मैं कई स्टूडेंट्स से मिलता हूं तो वो कहते हैं, या उनके परिवार वाले कहते हैं कि 12वीं के बाद तो ये अब पढ़ने के लिए बाहर जाने का प्लान कर रहा है या कर रही है। तो ऐसा क्यों है? जब हम इतना इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हम इतनी योजनाएं ला रहे हैं, तो क्यों बच्चे अभी भी उस प्रवृत्ति से बाहर नहीं निकल पा रहे कि हमें जाके हायर एजुकेशन बाहर हासिल करनी? देखिए, परसेप्शन बहुत सालों का बना हुआ है कि विदेश में जाकर पढ़ने से हायर एजुकेशन अच्छी मिलेगी। उस परसेप्शन को बदलना ही क्रांति है, और जो परसेप्शन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बदल रहा है। लेकिन योगेंद्र जी कैसे बदलेंगे? कई मंत्रियों के बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ते हैं। नहीं, अब किसी मंत्री का विदेश, मुझे बताइए किसका पढ़ रहा है? आपके मंत्रालय की बात नहीं कर रहा, मैं आमतौर पर बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारे होना ये चाहिए कि कहीं किसी राज्य का कोई मंत्री का बच्चा हो तो वो उत्तर प्रदेश में आए पढ़ने के लिए। नहीं, ये होगा, ये मिसाल होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिनों में ही, ये 3 साल मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ दिनों में देश विदेश के छात्र यहाँ पढ़ने आएंगे, अन्य प्रदेशों के और अन्य देशों के। ये स्थिति बनने जा रही है। और मैंने बताया, जैसे आपको एक उदाहरण छोटा सा दिया, कई विश्वविद्यालयों में ऐसा है। लखनऊ का इसलिए दिया कि लखनऊ हमारी राजधानी है, और जब अच्छी एजुकेशन मिल रही है, रैंक प्राप्त विश्वविद्यालय हो चुके हैं, तो एडमिशन्स भी आ रहे हैं।
योगेंद्र जी, आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन आपको लगता है कि उच्च शिक्षा तक बच्चे सही मायनों में तभी पहुंच पाएंगे जब बेसिक शिक्षा का आधार उनका मजबूत होगा? बेसिक शिक्षा को लेकर के अब भी बड़ी सारी समस्याएं रहती हैं और वो उत्तर प्रदेश में भी है। देखिए, बेसिक शिक्षा, इसमें कोई बात मैंने कहने में शक नहीं या मेरे को हिचक नहीं कि एक समय था कि बेसिक शिक्षा का बंटाढार था यहाँ पर। आज बेसिक शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है माननीय योगी जी की सरकार में। संदीप सिंह हमारे मिनिस्टर हैं उसमें। और स्कूल चलो अभियान एक शुरू किया उन्होंने। स्कूल चलो अभियान में हर बच्चा स्कूल जाएगा, ये जिम्मेदारी अधिकारियों की सौंपी गई और ग्राम प्रधानों तक की सौंपी गई कि आप लोग देखिए कोई बच्चा रह ना जाए। फिर अच्छी एजुकेशन मिले, इसकी ओर ध्यान दिया गया। उनको उनके यूनिफॉर्म, यानी पहले बच्चे जाड़ों में ठिठुरते हुए आते थे, जूते नहीं थे तो कंकड़ कांटे चुभते हुए आते थे। अब सरकार देती है उनको, सब मुफ्त किताबें देती है, तो उसमें इजाफा हुआ है। और अटल विद्यालयों में गरीब लोगों को, बलिस जो भी पढ़ते हैं सबको मुफ्त शिक्षा है। तो अब शिक्षा का स्तर बेसिक में भी बढ़ा है, माध्यमिक में बढ़ा है। कुछ देर पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर मौजूद थे, महिपाल ढांडा। उनके कुछ एक सवाल मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैंने आपसे पूछने के लिए एक रेफरेंस के तौर पर लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी स्कीम्स बड़ी अच्छी लगी। जैसे उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो एक उद्यमिता सिलेबस प्लान कर रही है, जहां छात्रों की स्किल्स पर काम हो। स्किल डेवलपमेंट को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार का भी कोई विशेष प्रबंधन या कोई खास योजना है क्या? देखिए, NEP 2020 को अगर लागू करेंगे तो निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट होगा। और हम लोग उत्तर प्रदेश इसमें काफ़ी आगे है अन्य प्रदेशों से। जैसे समर्थ एक है पोर्टल, उससे जब उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय को जोड़ा गया तो अभी कुछ दिनों पहले आंध्र के लोग आए हमको देखने कि आपने समर्थ से इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया पूरे विश्वविद्यालय को। और उससे ट्रांसपेरेंसी है, उससे हर विश्वविद्यालय की पूरी तरह नॉलेज है उन लोगों को। ऐसे ही जो आपने बताया उद्योगों के बारे में, तो जो ट्रेनीज होते हैं उन ट्रेनीज को केंद्र सरकार कुछ स्टाइपेंड देती है। हमारे योगी जी ने उनको 1,000 रुपये स्टाइपेंड अपनी तरफ से, केंद्र से जो मिल रहा है वो मिल रहा है, अपनी तरफ से 1,000 रुपये और वो बड़े बड़े उद्योगों में काम कर रहे हैं। और फिर उद्योगपतियों से भी कहा है कि ये इसमें आप देखिए, आपके मतलब के जो है उनको आप अपने यहाँ रख लीजिए। तो उन्हें एक तो उन्हें सस्ते, उन्हीं लोगों को, उद्योगपतियों को, उद्योगों को सस्ते लेबर मिल जाती है ट्रेनिंग के रूप में, और दूसरे उन लोगों को अवसर मिल जाता है वहाँ नौकरी के रूप में बाद में। तो ये उद्योगों को बढ़ाने के लिए। दूसरे, जहाँ पर जो भी उद्योग है, जैसे आगरा में जूता उद्योग है, अलीगढ़ में ताला उद्योग है, इन उद्योगों के इस तरह उत्तर प्रदेश में कई, मुरादाबाद में पीतल उद्योग है। इन उद्योगों से रिलेटेड जितनी भी स्किल्ड हैं उनको अब उनकी एजुकेशन मिलेगी। अनस्किल्ड लेबर हुआ करती थी, अब स्किल्ड लेबर मिलेगी। जैसे अभी फिल्म सिटी का एक कॉन्सेप्ट है नोएडा के आसपास के इलाके में योगी जी का, तो हम लोग वहाँ के ग्रेटर नोएडा हैं, ग्रेटर नोएडा, तो अब वहाँ की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हमने कहा है कि इसका इंतज़ार मत करिए कि बम्बई से यहाँ पर कोई लोग आएगा काम करने, क्योंकि फिल्म दुनिया में भी स्क्रिप्ट राइटिंग, साउंड एंड इंजीनियरिंग, एडिटिंग, तरह तरह की विधाएं हैं, उनके कोर्सेज होते हैं। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट कराता है उसको। तो उन एजुकेशन को यहाँ पर दीजिए। यहाँ का बच्चा जब यहाँ से सीखेगा तो यहीं पर ज्वाइन कर लेगा उसको। अदरवाइज समुद्र से तालाब में कोई नहीं आएगा, तालाब से समुद्र में जा सकता है, तो यहाँ से ट्रेनिंग लेगा, यहीं पर रहेगा। और फिर जब ये विकसित होगा तो फिर हम ऑल ओवर वर्ल्ड से अभी लोगों को वहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह के जो एजुकेशन के सिस्टम चला है उससे उद्योगों को लाभ मिल रहा है। एक और सवाल ये था मेरा आपसे कि जिस तरीके का आरोप लगता रहा है कि भाई मदरसों पर ताला लगवाया जा रहा है, अवैध मदरसों पर, शिक्षा कितनी ज़रूरी है ये हम और आप जानते हैं। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है या आतंक के नाम पर जो हो रहा है, उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। या तो वो लोग अशिक्षित हैं या गलत रूप से शिक्षित हैं। कोई विकल्प है जो अवैध मदरसों पर ताले लगते हैं या बुलडोजर चलते हैं, वहां से जो छात्र छात्राएं निकले हैं,
उनके लिए क्या कोई विकल्प है सरकार के पास, या आपको लगता है होना चाहिए? वो आर्थिक रूप से हो सकता है उतने सक्षम ना हो कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेज सकें या सरकारी स्कूल भेज सकें, तो फिर क्या प्रावधान होगा उनके लिए? क्या वो अशिक्षित रह जाएंगे? नहीं देखिए उनका ये कोई मजबूरी नहीं है, मुझे मालूम है, मैं गहराई से नीचे तक जानता हूँ। इसलिए नहीं भेजते क्योंकि आर्थिक रूप से वंचित हैं वो लोग। सिर्फ अपने धर्म की एजुकेशन मिले, दीन की एजुकेशन मिले, इसलिए भेजते हैं। हम नहीं कहते, हम नहीं रोकते कि आपको अपनी कुरान की एजुकेशन ना मिले, कुरान के साथ कंप्यूटर भी हाथ में हो। ये वही मैं पूछ रहा हूँ, वो कंप्यूटर वहां तक कैसे पहुंचेगा उनके पास? उनके मदरसों में ये सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार नीचे भी वो सुविधा पहुंच रही हैं। स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट लैब्स, जो जो स्मार्ट जितने भी कॉलेज हैं, वो उन सब से उनको सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मदरसों में भी ये सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। अब उत्तर प्रदेश में लगभग 100 से ऊपर कॉलेजेस या विश्वविद्यालय हैं जहां पर स्मार्ट क्लासेस हो चुकी हैं। योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि समय भी कम था हमारे पास, और मैं जितना कुछ आपसे पूछना चाहता था उसमें से 10% पूछ पाया लेकिन फिर कभी बैठेंगे। शिक्षा एक ऐसा विषय है, इसमें बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि 20-25 मिनट नाकाफ़ी होते हैं किसी भी उच्च शिक्षा मंत्री से बात करने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे साथ और भी शिक्षा मंत्री मौजूद हैं और भी मेहमान मौजूद हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने बेबाकी से सवालों के जवाब दिए, और जो योजनाएं आपने बताई उन्हें आप लागू कर सकें और उत्तर प्रदेश को एक मिसाल बना सकें, रोल मॉडल बना सकें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं जी न्यूज़ की मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी। हम सबकी ओर से योगेंद्र जी को धन्यवाद करने के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, इस मंच पर आप आए और अपने विचार हमारे साथ आपने साझा किए।